नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज पाठ का छठा अध्याय अंतिम दौर एक, और उसमें हमारा आज का जो विषय बिंदु है वो है राजा राम मोहन राय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। तो राजा राम मोहन राय एक बहुत ही ज़बरदस्त विद्वान व्यक्ति थे और वो भारतीय संस्कृति के भी विद्वान थे, साथ में पाश्चात्य संस्कृति के अर्थात अंग्रेजी संस्कृति के भी विद्वान थे। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने जिनमें शिक्षाविद, प्राच्य विद्या विशारद और पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने अर्थात जो अंग्रेज लोग थे जिनमें बहुत सारे एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद मतलब एजुकेशनिस्ट, जो बड़े बड़े शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले जो विद्वान लोग थे, और प्राच्य विद्या विशारद मतलब जो एशिया की जो शिक्षा पद्धति है उसमें जो निपुण लोग थे, जैसे बहुत सारे जो वेदों पुराणों के ज्ञाता लोग थे वो भी, और अच्छी संस्कृत और अरबी फारसी को जानने वाले विद्वान लोग भी, और पत्रकार तथा मिशनरी जो धर्मदूत होते थे, धर्म का प्रचार प्रसार करने के वाले जो ईसाई मिशनरी होते थे वो भी, और कुछ अन्य लोग भी जो समाज सुधारक लोग थे, उन्होंने भी पाश्चात्य संस्कृति को भारत में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। पाश्चात्य संस्कृति अर्थात अंग्रेजों की जो संस्कृति, कोट पैंट पहनना और अंग्रेजी बोलना, ऐसी जो संस्कृति थी उसका प्रचार प्रसार करने में इन लोगों ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही है जिन्होंने अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। जो ऐसे शिक्षाविद लोग थे उन्होंने ऐसे उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को अपने साथ रख लिया जो बहुत ही विद्वान थे और जो सभ्यता और संस्कृति को, अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति को अपनाने में विश्वास रखते थे। वो विज्ञान और साहित्य को प्राप्त करने के, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते थे। ऐसे भारतीय विद्यार्थियों को उन्होंने अपने साथ में रखा और समाज में अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। भारत में अंग्रेजी सरकार नहीं चाहती थी कि हम उसमें शिक्षा पद्धति शुरू करें या शिक्षा का प्रचार प्रसार करें या लोगों को शिक्षित करें, क्योंकि अगर लोग शिक्षित होते तो उनकी सरकार का चलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता, उनके राज्य का चलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। अतः वो नहीं चाहती थी कि भारत में कोई भी शिक्षित हो, परंतु फिर भी उनको शिक्षा का प्रचार प्रसार करना पड़ा, क्योंकि अब उनकी व्यवस्था जो है वो बहुत बड़ी हो गई थी और पूरे भारत में उनको बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए थे जो उनके कागजी कार्यवाही कर सकें, जो उसके क्लर्क का काम कर सकें उनके लिए। और अंग्रेज़ों को जब इंग्लैंड से बहुत सारे अधिकारियों को या क्लर्कों को लाना पड़ता था तो उनको बहुत महंगा पड़ता था, क्योंकि उनके लिए आने जाने के लिए भी खर्चा होता था, साथ साथ में उनको जो तनख्वाह दी जाती थी वो भी बहुत ज़्यादा दी जाती थी। इस कारण से उनको लगने लगा कि अब हमें भारतीय लोगों को ही थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा करके उन्हीं से क्लरिकल काम लेने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने शिक्षा पद्धति में कुछ ऐसी शिक्षा पद्धति, इस प्रकार की शिक्षा पद्धति प्रारंभ की गई जिसमें अंग्रेजी, फारसी इत्यादि विषयों को ही पढ़ाया जाने लगा, ताकि उनको सिर्फ जितना ज्ञान उनको होना चाहिए क्लर्क के रूप में उतना वो ज्ञान प्राप्त कर लें, लिखने पढ़ने का, अंग्रेजी का और फारसी का, और उसके बाद और कोई ज़्यादा सोच विचार वो ना करें, इसलिए उनको उतना ही ज्ञान दिया जाए। तो ऐसी शिक्षा पद्धति धीरे धीरे भारत में लागू की जाने लगी और क्लर्कों को तैयार करने के लिए पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा। यह शिक्षा सीमित भी थी और गलत ढंग की भी। गलत ढंग की इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें कोई ज्ञान विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि केवल अंग्रेजी भाषा को सिखाया जाता था और साथ में केवल फारसी भाषा को सिखाया जाता था, इसलिए उसको गलत ढंग की शिक्षा कहा गया। और सीमित भी थी क्योंकि अन्य जो बौद्धिक विषय हैं वो उसमें नहीं सिखाए जाते थे। परंतु जब हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वो सीमित हो, चाहे वो हमें सिर्फ पढ़ने लिखने का भी अगर अक्षर ज्ञान भी हो गया, तो हम कुछ ना कुछ पुस्तकें वगैरह पढ़ते रहते हैं और हम नया ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। साथ में हमारे दिमाग की खिड़कियां खुल जाती हैं, हमारी सोचने समझने का दायरा जो है वो बढ़ जाता है और हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, समझते हैं और
एक नए सोच विचार करने का तरीका जो है एक बिल्कुल नया हो जाता है। तो वही भारतीयों के साथ भी हुआ। दिमाग की खिड़कियां खुल गई और दरवाजे खुल गए और धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रचार प्रसार होने लगा। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उससे चिपका रहा। यूरोप के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे दार्शनिक लोग थे, जैसे अरस्तु, प्लूटो और सुकरात जैसे बड़े बड़े विद्वान, मैक्स मूलर जैसे बड़े बड़े विद्वान हुए, जिन्होंने स्वतंत्रता के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक जागरूक किया। परंतु बहुत सारे लोग जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को, भारतीय इतिहास को, भारतीय दार्शनिक दर्शन ग्रंथों को ज़्यादा महत्व देते थे, गीता को, उपनिषदों को, पुराणों को ज़्यादा महत्व देते थे, वो पश्चिम को, पश्चिम के देशों की जो सभ्यता संस्कृति थी या जो विचारधारा थी उसको अपना नहीं पाए। लेकिन जो लोग उसको अपना सके उन्होंने उसको खूब अपनाया और उसको प्रचार प्रसार भी किया, और उससे उनको धीरे धीरे एक तरह से उनको समझ में आई कि आज के समय में भी लोग स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए आगे बढ़ रहे हैं या उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और स्वतंत्रता प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो हम भी क्यों ना अपने देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करें। पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यावहारिक पक्ष पर हुआ। जो पश्चिम देशों का जो सबसे बड़ा आघात या सबसे बड़ा जो हमला हुआ वो हमारे व्यावहारिक पक्ष पर हुआ। व्यावहारिक पक्ष मतलब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर हुआ। नई तकनीक आई, रेलगाड़ी बिछ गई, रेलगाड़ी के लिए ट्रैक बिछ गए और रेलगाड़ियां चलने लगी, छापा खाना बन गया, बहुत सारी पुस्तकें और जो समाचार पत्र वगैरह छपने लगे। दूसरी बहुत सारी मशीनें आ गई, कपड़े के लिए मशीनें आ गई, युद्ध के अधिक कारगर तरीके इस्तेमाल किए जाने लगे, तोपों का इस्तेमाल किया जाने लगा, आधुनिक तोपों का, साथ में जो गन वगैरह इस्तेमाल की जाने लगी, बंदूकें। तो यह सब ऐसी बातें थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी, जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उपेक्षा करना मतलब नज़रअंदाज करना। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेती हर व्यवस्था टूट गई। जो खेती हर व्यवस्था, पहले खेती हर व्यवस्था थी, वो टूट गई। उसका स्थान वैयक्तिक संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया। अब जो जमीन थी वो वैयक्तिक संपत्ति कहलाने लगी, निजी संपत्ति कहलाने लगी, और जो जमींदार लोग थे वो अपने उनकी भी अपनी ज़मीन होती थी, और साथ में छोटे छोटे किसान जो होते थे उनको भी ज़मीनें मिल गई, और वो भी ज़मीन के ऊपर अधिकार करके और अपनी ज़मीन कह करके उसको उसके ऊपर खेती बाड़ी करने लगे। लेकिन उसके बदले में उनको जमींदारों को लगान जरूर देना पड़ता था। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था, पहले वस्तु विनिमय पद्धति को ज़्यादा अपनाया जाता था, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले लेना, ऐसा व्यापार ज़्यादा चलता था। परंतु अब मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था हो गई। अब ऐसी वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं रहा, बल्कि अब वस्तुओं के स्थान पे मुद्राओं का आदान प्रदान होने लगा, रुपए पैसों का आदान प्रदान होने लगा, और रुपयों पैसों के बदले में ही सारी चीज़ें बिकने लगी। जमीन भी बिकाऊ वस्तु बन गई। पहले, इससे पहले जमीन कभी बिकाऊ वस्तु नहीं थी। जमीन पैतृक आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती थी, लेकिन उसके ऊपर मूल अधिकार जो होता था राजा का या जमींदार का होता था। परंतु अब जमीन जो है वो एक दूसरे को बेच करके भी जमीन का क्रय विक्रय शुरू हो गया, खरीदारी शुरू हो गई। देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा और अनुभव किया, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले स्थापित हो चुका था। क्योंकि प्रारंभ में जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने सबसे पहले अपनी आर्थिक राजधानी बंगाल को ही बनाया था। उस वक्त तक पूरे भारत में अंग्रेजों का अधिकार नहीं हुआ था। अंग्रेजों का अधिकार बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद ही हुआ, तो इसलिए धीरे धीरे उसके बाद ही उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया था, धीरे धीरे राजाओं को जीतना शुरू किया था। तो उससे पहले बंगाल के ऊपर वो अपना अधिकार जमा चुके थे, और बंगाल में उन्होंने ये सारे सारे परिवर्तन पहले ही लागू कर दिए थे। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। ये थे राजा राम मोहन राय। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे, और वह हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे, अर्थात वो हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का सम्मान करते थे। उनके मन में दोनों के प्रति आदर था। उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति जो थी वो उस वक्त सुसंस्कृत वर्ग अर्थात जो पढ़े लिखे समाज के ऊपर ये जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति की छाप छाई हुई थी।
अर्थात लोग अरबी और फारसी और संस्कृत का अध्ययन करते थे और उसी में वो विद्वता प्राप्त करते थे, उसी में वो अच्छा ज्ञान प्राप्त करते थे। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातिनी और इब्रानी भाषाएं सीखी। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें आकर्षित किया, अर्थात वो विज्ञान और तकनीकी पक्षों की ओर भी आकर्षित हुए और उनका भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और वो चाहते थे कि प्रत्येक भारतीय इन तकनीकी और विज्ञान के पक्षों को जाने, अर्थात विज्ञान को समझे और तकनीकी पक्षों को जाने। अपने दार्शनिक और विद्वतापूर्ण झुकाव के कारण राजा राम मोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्यों की ओर झुके। वो क्योंकि दार्शनिक थे, एक बड़े जबरदस्त विद्वान थे, इसलिए उन्होंने हमारे प्राचीन साहित्यों की ओर भी उन्होंने खूब अध्ययन किया। जैसे रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, पुराण, इनका भी उन्होंने अध्ययन किया। और तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति थे। उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। तुलनात्मक अध्ययन क्या कैसे किया कि हमारे भारतीय साहित्य में क्या है और अंग्रेजों के साहित्य में क्या है, हमारे ज्ञान विज्ञान में क्या था और अंग्रेजों के आज के ज्ञान विज्ञान में क्या है। तो ऐसे उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया, धर्मों का भी तुलनात्मक अध्ययन किया उन्होंने। तो ये एक पहले ऐसे उत्साही व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करके और दोनों की कमी और दोनों की गुणों को परखा और उनको समझा। वे और शिक्षा को आधुनिक सांचे में ढालकर उसे पुरानी पंडिताऊ पद्धति के चंगुल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। वो चाहते थे कि जो पंडिताई की व्यवस्था थी, जैसे पंडित लोग ही शिक्षा प्रदान करते थे, तो पंडितों के घरों में या पंडितों के आश्रमों में लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी और बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर के शिक्षा प्राप्त करते थे और पंडित लोग कुछ उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा प्रदान करते थे। उस पद्धति को वो बदल देना चाहते थे और वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा चाहते थे। वो चाहते थे कि जिस प्रकार अंग्रेजों के विद्यालय हैं उस प्रकार विद्यालय खोले जाएं और विद्यालयों में सभी लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, तो जीव विज्ञान और बायोलॉजी और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था। वो चाहते थे कि प्रत्येक भारतीय को गणित और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र जैसे भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इत्यादि का ज्ञान प्रदान किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति इनके बारे में जाने और अपने जीवन में विज्ञान को समझे और विज्ञान का इस्तेमाल करे और भारत आगे बढ़े। इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा। सबसे पहले वो इस्लाम से प्रभावित हुए। इस्लाम का जब उन्होंने अध्ययन किया उनको लगा कि इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है और वास्तव में बड़े अच्छा धर्म था वो, अगर वो उसी सीमा तक या उन्हीं नियमों को लेकर के चलता। बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे। लेकिन उन्होंने अपने धर्म को कभी नहीं त्यागा। वो हिंदू थे और हिंदू ही रहे, क्योंकि वो प्रभावित जरूर हुए अन्य धर्मों से, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त कराने का प्रयास किया जो उसके साथ संबद्ध हो गए थे। अर्थात जो भारतीय धर्मों के साथ जो अनेक कुरीतियां, कुप्रथाएं जुड़ गई थी, राजा राम मोहन राय चाहते थे कि उन धर्मों को, उन कुरीतियों को, उन प्रथाओं को वो उससे दूर कर दें। अगर उन बुराइयों को वो उस धर्म से दूर कर देते तो वो धर्म फिर से एक अच्छा और सुसंस्कृत धर्म बन जाता। इसलिए उन्होंने यही प्रयास किया कि मैं इन सभी बुराइयों को किसी न किसी तरह से अपने धर्म से दूर कर दूं। संबद्ध का मतलब होता है जो जुड़ गए थे। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई। 1829 ईस्वी में जब राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ वार्ता करके, बातचीत करके और सती प्रथा के ऊपर विरोध दर्ज कराया और आंदोलन चलाया, तो उन्होंने मजबूरन उस प्रथा के ऊपर रोक लगाई और उसके बाद वो प्रथा गैर कानूनी घोषित कर दी गई और सती प्रथा रोक दी गई। सती प्रथा होती क्या है? सती प्रथा में जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ चिता में जिंदा जला दिया जाता था। उसको सती प्रथा कहा जाता था। सती प्रथा इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि माँ पार्वती ने जब सती रूप में अपने पति का अपमान देख करके और हवन कुंड में ही जब वो प्रवेश कर गए थे तो जिंदा उसमें अग्नि में जल गए थे, तो उस कारण से ही उन्हीं के नाम पर इस प्रथा का नाम सती प्रथा रखा जाने लगा।
राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। राजा राम मोहन राय जो थे वो भारत में एक तरह से पत्रकारिता का प्रारंभ करने वाले लोगों में से थे और 1780 ईस्वी में के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले। सबसे पहले 1780 ईस्वी में भारत में एक अंग्रेजी अखबार निकला था जिसका नाम था बंगाल गजट, जिसके संपादक जेम्स ऑगस्ट हिकी थे। और ये अखबार एक तरह से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति जो दुर्भावना थी या जो वैर भावना थी उसको कम करने के लिए चलाया गया था। वो ये अखबार आमतौर पे अंग्रेजी सरकार की जो नीतियों का समर्थन करने के लिए और लोगों के मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति सद्भावना बनाए रखने के लिए ये अखबार चलाया गया था। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना, उसके बाद जो अखबार निकले वो आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना करने के लिए निकाले गए थे। परिणामतः उन पर कड़ा सेंसर लगता था। कड़ा सेंसर लगता था मतलब उसकी काट छाँट बहुत होती थी, उनके ऊपर पूरा ध्यान रखा जाता था। सरकार उनके ऊपर पूरा ध्यान रखती थी कि कहीं वो सरकार के विरोध में कुछ लिख तो नहीं रहे हैं। अगर वो कुछ लिखते थे तो उनकी प्रेस को बंद कर दिया जाता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था 1818 ईस्वी में अंग्रेजी में निकला था। सबसे पहला अखबार जो भारतीयों का था और भारतीयों के द्वारा ही उसका संपादन किया जाता था, तो 1818 में उसका संपादन किया गया था। 1818 में वो अंग्रेजी में निकला था। और उसी वर्ष श्री रामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। मासिक और साप्ताहिक पत्र क्या होता है? मासिक होता है एक महीने में एक बार निकलने वाला। आजकल हम जो अखबार पढ़ते हैं वो दैनिक समाचार पत्र होते हैं क्योंकि वो रोज छपते हैं, परंतु पहले ऐसे नहीं होता था। पहले महीने में एक बार अखबार निकलता था तो उसको मासिक अखबार बोलते थे। जो सप्ताह में एक बार निकलता था तो उसको साप्ताहिक समाचार पत्र बोलते थे। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। इसके बाद एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कोलकाता, मद्रास, चेन्नई और मुंबई से अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेजी से निकलने लगी। राजा राम मोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से था। वो जो भी सुधारवादी आंदोलन चला रहे थे, सुधारवादी प्रयोग कर रहे थे, किसी तरह से बुराइयों को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे, उनका समन्वयवादी और विश्वजनीन दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था। समन्वयवादी होता है तालमेल बिठाए रखने वाला, क्योंकि वो सभी धर्मों के साथ तालमेल बनाए रखते थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सभी विचारधाराओं का सम्मान करते थे। वो जितना सम्मान भारतीय शिक्षा पद्धति का और विचारधारा का करते थे उतना ही सम्मान वो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति और विचारधारा का भी करते थे। और विश्वजनीन दृष्टिकोण अर्थात पूरे विश्व को समझने वाला जो दृष्टिकोण था उनका, पूरे विश्व को एक साम्राज्य के रूप में, एक देश के रूप में, एक राज्य के रूप में वो समझते थे। और पूरे एक व्यापक दृष्टिकोण था, एक बड़ी सोच थी उनकी। और इस कारण से कट्टर वर्ग के लोग उनको नापसंद करते थे, लेकिन उनके बहुत से सुधारों का विरोध भी करते थे। और पर उनके बहुत से समर्थकों में से टैगोर परिवार भी था। टैगोर परिवार कौन सा? जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनका परिवार भी उनका समर्थन करता था, जिसने बाद में बंगाल में पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम मोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। चलिए, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। आप लोग इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए अपनी इतिहास से भी इसकी मदद ले सकते हैं। आपके पास इतिहास की पुस्तक जो है उसमें भी राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत कुछ बताया गया होगा और भारत के पुनर्जागरण के बारे में भी बताया गया होगा। तो उसका आप अध्ययन करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद बच्चों।